नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की और बिहार की राजनीति में भी फोकस करेंगे कथित महागठबंधन की राजनीति, तौर तरीकों, रणनीति अगर कोई है तो उसको लेकर के और जो अहम के टकराव हैं उन पर भी। मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। सर प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। बहुत अभिनंदन है आपका। तो साहब, ये राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर तेजस्वी के साथ साथ घूम सकते हैं, 15-16 दिन तक एक ही व्हीकल पर सवार होकर के आगे पीछे खड़े होकर के वोट अधिकार यात्रा निकाल सकते हैं, साथ साथ बैठ करके खाना भी खा सकते हैं, उस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर साझा करनी पड़ रही है, ये दिखाना पड़ रहा है कि हम एक ही हैं, तो इसके लिए अशोक गहलोत, पवन खेड़ा जैसे लोगों को और अल्लावरू वगैरह को, इन सबको क्यों भेज रहे हैं राहुल गांधी? खुद क्यों नहीं आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? बिल्कुल सर, देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप में बड़े आराम से तेजस्वी और लालू की पूरी राजनीति, जब मैं तेजस्वी कह रहा हूं तो लालू के राजनीति की विरासत और खुद लालू का अब तक का जितना भी राजनीतिक कौशल्य था वो सारा कुछ बड़े आराम से फंसता चला गया। ये कहानी आज से नहीं शुरू है सर। राहुल और सोनिया गांधी ने या सोनिया कांग्रेस ने ये ट्रैप 2004 से 2009 के दौरान, जब रेल मंत्री बना के रखा था अपनी सरकार में, उस समय से बिछाया सर। क्योंकि ये निश्चित तौर पर सिद्ध है कि राहुल गांधी के सामने कम से कम लालू प्रसाद यादव या सोनिया गांधी के सामने भी लालू प्रसाद यादव उस स्तर के मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, हर तरह के खाने खोमचे देखे हैं, हर तरह की अवसरवादिता देखी है, चाहे वो पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार करने में हो। मैं अगले 1 मिनट में केवल कुछ पॉइंट्स रख दूंगा कि ये कहानी कितनी पुरानी है, 2004 से 2009 में क्यों कह रहा हूं सर। ये वही समय है जब सबको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार, जो कि खड़ाऊ शासन चलाते थे सोनिया की, और उस समय राहुल गांधी की हैसियत केवल मालिक या मालिकान के बेटे और एक कांग्रेसी सांसद के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन सेठ का बेटा भी सेठ होता है, सेठ की औलाद भी सेठ होती है कामगारों के लिए। हम सबको याद है ना सर कि कैबिनेट ने मनमोहन के एक ड्राफ्ट अप्रूव किया था और उस ड्राफ्ट की कॉपी को राहुल गांधी ने बकवास कहते हुए फाड़ को फेंक दिया था। ये जी जी। सबको याद होना चाहिए। वो कौन सा बिल था सर? वो यही बिल था जब चारा घोटाले के 5 मामलों में सजाएं तय हो रही थी और अब ये तय था कि लालू प्रसाद यादव को सजाएं हो जाएंगी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ी स्मार्टली, जब वो जेल गए तो राबड़ी को चीफ मिनिस्टर बना के चले गए। सोनिया और राहुल की कांग्रेस ये देख रही थी कि आदमी कितना शातिर, कितना चालाक है कि इसने अपनी एक अनपढ़ बीबी को भी बिहार की गद्दी सौंप दी और बिहार अभिशप्त रहा उसको स्वीकार करने के लिए राबड़ी काल में। तो मनमोहन सिंह सरकार ने लालू प्रसाद यादव को एक सेफ पैसेज देने के लिए वो बिल ले आए थे जिसमें रिलैक्सेशन था। लेकिन राहुल ने उसको फाड़ा। फाड़ने के बाद वो बिल रिवाइज हुआ और अंततः उसी बिल के प्रावधान के तहत लालू प्रसाद यादव की चुनावी राजनीति समाप्त हो गई। वो न सिर्फ कन्विक्ट हुए बल्कि समाप्त हो गई। लेकिन अभी सोनिया और राहुल की कॉन्स्पिरेसी इतने ही तक जाके समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि केवल उस परिवार से अकेले लालू प्रसाद यादव के यहां पर लिखा गया था चारा चोर, लेकिन उनकी वरासत अभी बाकी थी। राबड़ी देवी, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर थी, एक बार बन चुकी थी, यानी राजनीतिक संभावनाएं राबड़ी में भी थी।
उस समय तेजस्वी छोटे थे, तेजस्वी से ज्यादा सक्रिय अगर सबको याद हो तो मीसा भारती थी, जो सबसे बड़ी लड़की। उसके बाद आता है लैंड्स फॉर जॉब घोटाला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय कहा करते थे कि साहब ये रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मनमोहन सिंह। बड़े खामोशी से सोनिया कांग्रेस ने, जिनके हाथ में रिमोट था, आराम से लालू प्रसाद यादव को रेल बेचते, कमाते, खाते, हर तरह का करप्शन करते हुए देखती रही और करने दिया। करप्शन किया इन्होंने लैंड्स फॉर जॉब, और लैंड्स फॉर जॉब में उसी कांग्रेस दौरान के सरकार के दौरान ही मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद एफआईआर लिखी गई और मामला शुरू हुआ। नाम अगले दो कौन से आए सर? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सबसे बड़ी लड़की मीसा भारती। और इस तरीके से सोनिया और राहुल ने बंदोबस्त कर दिया कि अकेले लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर चाराचोर नहीं लिखा रहेगा। अब लैंड्स फॉर जॉब में राबड़ी देवी भी एक्यूज और मीसा भारती भी एक्यूज। यहां तक मामला होता तो ठीक था सर, चलिए। लेकिन अभी भी ये कॉन्स्पिरेसी सोनिया और राहुल की समाप्त नहीं हुई। उसी 2004 और 2009 के टेन्योर के दौरान उसी मनमोहन सिंह सरकार के रहते हुए अपने हाथ में पूरी सरकार का रिमोट रखते हुए सोनिया गांधी और राहुल की कांग्रेस ने बड़े आराम से लालू को आईआरसीटीसी घोटाला भी करने दिया। आज सारे लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं या हम लोग जहां भी बात करते हैं और अध्ययन करने के बाद, कि साहब आईआरसीटीसी घोटाला तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। सर ये ओपन एंड शट केस करप्शन का करने दिया गया, कारण ये क्योंकि लालू, राबड़ी और मीसा तो फंस चुके थे, लेकिन अभी राजनीतिक विरासत वाला तेजस्वी बाकी था। और जब आईआरसीटीसी घोटाला आता है तो उसके बाद लालू परिवार में लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड, उसके बाद राबड़ी देवी लैंड्स फॉर जॉब, मीसा भारती लैंड्स फॉर जॉब, आईआरसीटीसी आते आते ये सारे के सारे नाम एक साथ होते हैं और उसमें शामिल हो जाता है तेजस्वी का नाम। अब यहां पर तेज प्रताप का प्रारब्ध कह लीजिए या उसके साथ की गई बेईमानी कह लीजिए, अगर लालू ने उस कंपनी जो लीला है उसमें अगर बना दिया होता डायरेक्टर, तो आज तेज प्रताप के नाम भी एक एफआईआर होता और आईआरसीटीसी घोटाले में वो भी शामिल होते। मुझे अब कोई ये बता दे कि क्या ये पूरी तरह से सोनिया और राहुल की कॉन्स्पिरेसी नहीं है? अब कुछ सवाल उठेंगे कि साहब आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल ने ट्रैप बिछाया, तो दो सवालों का जवाब बिल्कुल दिया जाना चाहिए, वरना दर्शकों के साथ बेईमानी होगी सर। पहला सवाल ये कि फिर राहुल गांधी और सोनिया की राजनीति लालू के साथ कैसे चल रही है इन तमाम दिनों में? पहला सवाल ये, इसका उत्तर आना चाहिए। दूसरा, राहुल या सोनिया ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो लालू प्रसाद यादव, उनके खानदान की, उनके परिवार की, उनके विरासत की राजनीति को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? ये दो प्रश्न हैं, मैं बारी बारी से इसका उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न कि ये राजनीतिक समीकरण एक साथ करना क्या है? सर ये वही है, दो लाइनें मुझे याद आती है कि खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। तो साथ रह के जितनी गद्दारी और जितने शानदार तरीके से काम, और सोने में सुहागा 2014 से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय। नरेंद्र मोदी ने न जाने कितने विपरीत ध्रुवी तत्वों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। उत्तर प्रदेश में हमने मायावती और अखिलेश यादव सपा को एक साथ लड़ते हुए देखा। तो ये करीबी थी, और करीब रहते हुए उन्होंने कैसे खत्म किया तेजस्वी की राजनीति, कैसे खत्म किया सर? एसआईआर के बहाने जो राहुल ने वहां यात्रा निकाली बिहार में, इससे ठीक पहले हम सभी की नजर में तेजस्वी एज ले रहे थे बिहार की आने वाले चुनाव में, जो अब बिल्कुल चुनावी माहौल बन चुका है। लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि क्या राहुल गांधी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? नहीं, उनको किसी प्रदेश की सरकार और उसमें मुख्यमंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है। वो पैदाइशी देश के पीएम अपने आप को समझते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति है। अब राहुल गांधी ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? सर कांग्रेस नीचे कब गई? कांग्रेस पूरे देश में नीचे तब गई जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उनके मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास ले गए। ठीक उसी समय काल में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है बिहार में।
और बिहार में भी वही दोहराया जाता है। कांग्रेस का जो मूल कोर वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, उसको आरजेडी ने अपने पास शिफ्ट किया। ये सिर्फ यूपी और बिहार में ही नहीं हुआ। ममता बनर्जी, अगर आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तो 32 साल लेफ्ट के शासन के बाद ममता बनर्जी ने जब हथियाया, जो कि खुद कांग्रेस डीएनए से निकल के गई थी, उन्होंने भी लेफ्ट के कॉर्डर को अपने पास लिया और उसी के साथ साथ मुसलमान के कॉम्बिनेशन को बनाया और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। शरद पवार जब कांग्रेस से अलग हुए महाराष्ट्र की राजनीति में, जिनको कि महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने भी जब मुसलमानों को कांग्रेस से दूर किया तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे अवनति होती गई। यानी ये प्रूव होता है कि जहां जहां क्षेत्रीय छत्र और क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के कोर वोट बैंक मुसलमानों को इनसे दूर किया, कांग्रेस नीचे आती गई। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी अब ये है कि धीरे धीरे पैन इंडिया कांग्रेस के पास कांग्रेस का पुराना जो कोर वोट बैंक है मुसलमान, उसको वापस लाया जाए और मुसलमानों का कांग्रेस के साथ पूरे भारत यानी राष्ट्रीय स्तर पर आना तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति बर्बाद हो, बिहार में तेजस्वी और लालू की राजनीति बर्बाद हो। ममता बनर्जी श्रूड हैं, समझदार हैं, इसीलिए वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर डंडा लेके राहुल गांधी के लिए खड़ी रहती है कि बेटा कहीं और न जाना, यहां मत आना। राहुल गांधी को वो कभी भी, तेजस्वी उस ट्रैप में फंसे। तेजस्वी के साथ भी एक इश्यू ये हुआ कि जब तक वो जगदा बाबू के और लालू प्रसाद यादव के सक्रिय रहते, उनके अकल से चले, तब तक आप उनके पीआरशिप के भरोसे ऐसा लगता था कि वो एक अच्छे नेता हैं, ऐसी छवि गढ़ी जाती थी इकोसिस्टम द्वारा। जगदा बाबू से वो दूर हुए, हरियाणा से एक आयातित व्यक्ति आया और जब तेजस्वी अपने अकल पर चलते रहे तो एसआईआर, जो कि विशुद्ध रूप से बिहार का कतई मुद्दा नहीं था, केवल राहुल गांधी का मुद्दा था, जो कि उनके फॉरेन इकोसिस्टम से आया था, जो पैन इंडिया वो लेके बहस करना चाहते थे, उसकी गाड़ी आगे दौड़ाई राहुल ने और स्टेपनी बना लिया तेजस्वी को। ये ट्रैप में वर्तमान गठबंधन में, और यही वजह है सर, एक चीज और, ओवैसी चाहते थे महागठबंधन में शामिल होना। आज ओवैसी ने 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें हिंदू उम्मीदवार भी हैं, जो सीमांचल है उसमें तो उतारा ही है। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी ने ये इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से ओवैसी गठबंधन में शामिल नहीं हो, क्योंकि मुसलमान वोट निशाना है राहुल गांधी का, उसके लिए आरजेडी को बर्बाद होना है। महागठबंधन में अभी तक आप देख लीजिए, हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो। मेरे सूत्र ये कहते हैं कल शाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ तेजस्वी का फोटो है, ये अलग चीज है। अब कहीं आके तेजस्वी को ऐसा लग रहा है, लेकिन अब खेल बिगड़ चुका है। राहुल गांधी सफल हो चुके हैं, उन्होंने तेजस्वी की संभावना को बिहार में समाप्त करने में सफलता पा ली है। इतिहास गवाह है सर कि कभी कांग्रेस के इतिहास में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार के किसी शहर में नहीं हुई थी। राहुल गांधी की कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पटना में भी करा लिया। अभी आप देखिए अंतर विरोध क्या चल रहा है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तेजस्वी की अकेले फोटो है, राहुल गांधी नदारत हैं। जो राहुल गांधी ने सबसे पहले बारात निकाली एसआईआर में, वो राहुल गांधी अब जब मौसम आया है तब गायब हैं। तेजस्वी गए थे दिल्ली, वहां मिले नहीं। जो अल्लावरू हैं उनके खिलाफ इस समय कांग्रेस, जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस समय अल्लावरू के खिलाफ वहां पर हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है, जो उन्होंने करोड़ों लेके टिकट बेचे हैं। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से गठबंधन की राजनीति को ध्वस्त करना चाहते हैं। असली निशाना उनका ये है, उनको बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कल को 27 का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, सेम बिहार वाली हरकत आप राहुल गांधी और उनके कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, जहां वो अखिलेश के साथ हो सकता है रहें, लेकिन उसकी आड़ में भी वो अखिलेश की राजनीति को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ये है कि वो नेशनल स्तर पर कांग्रेस को रिवाइव तभी कर सकते हैं जब उनका कोर मुसलमान वोट बैंक उनके पास वापस आए। अखिलेश के रहते, सक्रिय रहते उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है, तेजस्वी के आगे बढ़ते के रहते बिहार में ये संभव नहीं है। अगला निशाना उनका वेस्ट बंगाल में भी होगा, महाराष्ट्र में भी वो करेंगे। तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। बिहार चुनाव एक बहाना है, उन्होंने लेबोरेटरी बनाया है बिहार को राहुल गांधी ने अपने बृहद एजेंडा के लिए, क्योंकि उनके लिए किसी प्रदेश का चुनाव माने नहीं रखता। सर अगर माने रखता ना तो आज कांग्रेस 3 जगह विधानसभा में नहीं बसती, वो मेहनत कर रहे होते, उन्होंने हरियाणा में मेहनत किया होता,
उन्होंने महाराष्ट्र में मेहनत किया होता, तो राहुल गांधी की असली एजेंडे में फंस चुके हैं तेजस्वी यादव, और अब गठबंधन का वही हाल है। अब क्या कहें सर, साथ में लड़ना है तो ड्रामे तो करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए साहब, ये जब सीटों का बंटवारा होना था, डिस्कशन होना था, समस्याओं के समाधान होने थे, रणनीति बनानी थी, तब ये पहले मलेशिया चले गए, इसके बाद लैटिन अमेरिका चले गए, वहां से लौटे तो सीधे चंडीगढ़ चले गए, दलित राजनीति करने लगे, वहां से फुर्सत पाकर के रायबरेली पहुंच गए वाल्मीकि राजनीति करने के लिए, और तब भी मन नहीं भरा तो फिर असम पहुंच गए, एक सिंगर की डेथ हुई थी संदिग्ध स्थितियों में, वहां पहुंच गए। और जब ये सब कर रहे थे राहुल गांधी, तब पहले चरण के नामांकन का बस आखिरी दिन बचा हुआ था। सीटों का कोई तालमेल नहीं हुआ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, ये भी तय नहीं हुआ था। तो राहुल गांधी कितना सीरियस हैं इस गठबंधन को लेकर के, या कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर के, या जो सामने सत्तारूढ़ दल है और उसके सर्वे सर्वा जिनके हाथ में कमान थी बिहार की रणनीति बनाने की, समन्वय और संवाद स्थापित करने की, समस्याओं को खत्म करने की, अमित शाह, उनसे कितना सीखते हैं ये लोग? सर, अगर उनसे सीखते तो कम से कम देश एक ठीक ठाक चलता हुआ विपक्ष देख पाता। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। अगर ये केवल सत्ता पक्ष से ही सीख लेते कि कैसे पार्टी चलाई जाती है, कैसे एक एक सीट के लिए मेहनत की जाती है, कैसे खुद अमित शाह इसी बिहार में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको मना रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। इलेक्शन है सर, एक विधानसभा एक लोकसभा में बहुत सारे नेता होते हैं, सबकी चाह होती है सबको टिकट मिले, सब सांसद बने, सब विधायक बने। ग्राम प्रधान तक के लिए कंपटीशन होता है सर, पार्षद के लिए कंपटीशन होता है, ये राजनीति। और जिस पार्टी से जितने ज्यादा उम्मीदवार हों, अगर उसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो फिर ये तो मजबूती बताता है कि उनके पास साहब सांसद के कैंडिडेट कितने हैं, विकल्प कितने मौजूद हैं। जहां असंतुष्टों ने टिकट वो पर्चा भर दिया था, खुद अमित शाह ने 1 to 1 बात करके उन लोगों से पर्चे वापस कराए हैं। एक तरफ ये सक्रियता है, दूसरी तरफ आपने कोलंबिया की बात कही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की लिस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव और कांग्रेस का प्रदर्शन ये कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। कोई मुझे ये बता दे कि जो व्यक्ति अपने एसआईआर जैसे फर्जी झुंझुने को बजाने के लिए लगातार पदयात्राएं करता रहा, मोटरसाइकिलों पर चलता रहा, यानी उसने अपने हिस्से का जो खाना था वो खा लिया। उन्हें एसआईआर को इंटरनेशनली लेके जाना था। अभी फेज आएगा, लगभग 1 दर्जन के आसपास कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार इस समय क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहे हैं अमेरिका में। जी रमेश हाँ, जी कुमार हाँ। से लेके तमाम ऐसे नाम हैं जो वहां पर हैं। आप उन्हें वापस आने दीजिए सर, दे विल रिटर्न बैक विद अ हेवी असाइनमेंट इन देयर बैग्स, सो दे विल स्टार्ट लाइक एनीथिंग। राहुल गांधी उस लेवल की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रधानमंत्री हैं सर। रोज रात को सोते समय वो शपथ लेते हैं, सपने देखते हैं, सुबह उठ के वो सपना टूट जरूर जाता है, क्योंकि सामने एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व और एक पार्टी नरेंद्र मोदी की खड़ी है। तो राहुल गांधी के प्रायोरिटी में कहीं से बिहार चुनाव नहीं है। उन्होंने बिहार नाम के गन्ने को जितना चूसना था, जितना पेरना था, पेर के अपने मतलब का रस निकाल लिया है। हाँ, साथ में उन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि अगर इतने लंबे समय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा था एसआईआर के इस पूरे नाटक के पहले कि थोड़ा सा एज है, अगर एज नहीं है तो बहुत ज्यादा मैं अगर बीजेपी को फेवर कर दूं तो ये कह सकता हूं कि भाई थोड़ा नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि हम सबकी नजर में, और केवल हमारी नजर में ही नहीं बल्कि बिहार से आ रहे हमारे बिहारी सूत्रों और बिहारी भाइयों बंधुओं की फीडबैक के आधार पर भी एनडीए वहां पर नीचे थी सर, दबी हुई थी। तेजस्वी ऊपर चल रहे थे, उनका कार्ड ऊपर चल रहा था। केवल ये हो रहा था कि अगर पिछले चुनाव वाला इक्वेशन अगर दोहरा दें गठबंधन, महागठबंधन तेजस्वी, तो आज स्थिति हम लोग काफी
बराबर की पाते या मामला वहां से आगे बढ़ गया होता। लेकिन राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि पहले तेजस्वी का ग्राफ नीचे आए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली, अस्तरहीन बातें, ये सब कुछ कब हुआ? एसआईआर में हुआ। राहुल गांधी आगे बैठे रहे, तेजस्वी को स्टेपनी बनाया और ये सारी मानसिक दरिद्रता और वहीं से एक माहौल वो शुरू हुआ। आप मुझे ये बताइए सर, क्या जरूरत आन पड़ी थी तेजस्वी यादव और आरजेडी को कि वो एसआईआर के मुद्दे पर इनके साथ हों, जबकि बिहारी इतना सजग नागरिक होता है कि वो अपने एक एक वोट को सहेज के रखता है। एसआईआर को लेके कोई मुद्दा बिहार में था ही नहीं, पहले दिन से नहीं था। उसने और तेजस्वी के खिलाफ एक माहौल बनाया और राहुल गांधी वोट ने ये चोरी माहौल बनवाया। वोट चोरी करके चारा चोरी याद दिला दी लोगों को। चारा चोरी याद दिला दी और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की राजनीति चोरी कर ली बिल्कुल। राहुल गांधी ने, और अपने मतलब का सामान वो लेके बिहार से निकल चुके हैं। अब उन्हें लीस्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग बिहार, उनका काम हो चुका है। हाँ, कुछ पैसे अगर उनके साथियों को कमाने थे, अल्लावरू और तमाम जैसे लोगों को, उन्होंने कमा लिया है। और अब उन्होंने अशोक गहलोत को जो भेजा है वहां पे, वो केवल इसलिए कि कम से कम एक कोई साझा तस्वीर लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाए कांग्रेसी की। इसको कहते हैं सर, आपको पता है, जब कोई कर्जदार होता है ना सर, और जब कर्जा उधार मांगने वाले जब दरवाजे पर चढ़ाते हैं ना सर, तो अक्सर आपने देखा होगा जो मेन मुखिया होता है वो दाएं बाएं या कहीं बाथरूम में सरक जाता है या इधर उधर निकल जाता है गाड़ी लेके। और घर पर कौन मिलता है? पत्नी मिलती है, बेटे, बच्चे, और वो कहते हैं नहीं साहब इधर उधर, या दादाजी मिल जाते हैं। तो गहलोत जी को वही दादाजी बनाया है घर का पिता कि भैया जाओ लालू के साथ एक फोटो खिंचवा लो ताकि कागज पर ये लगे। मुझे ये लगता है कि एक प्रश्न सबके मन में उठना चाहिए और इस पर बात जरूर होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिक आदमी को ऐसा क्या हो गया है? तो सर मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से स्वास्थ्य उनका खराब हो चुका है। आप देख रहे होंगे वो न बोलते हैं, ठीक है, वो टहलते हुए नजर आते हैं, कोर्ट में पेशी पे जाते हैं तो व्हील चेयर पे हो जाते हैं, फिर घर पे गाड़ी रुकती है तो कूदते फलांगते हुए पैदल चले जाते हैं। ये अलग इशू है। ये तो ड्रामा उनके राजनीति का पार्ट रहा है शुरू से, चाहे उनकी हेयर स्टाइल रही, चाहे गवई अंदाज रहा हो। लेकिन करोड़ों करोड़ों अरबों की भूख उनकी कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे कौन से वो दिखाते थे कि दातुन करते, भूजा खाते, सतुआ खाते, लेकिन अरबों अरबों रुपए कमाने की फिर चाह सतुआ वाले को क्यों रही सर? तो ये उनका एक दोगला फेस है जो मेरे पिताजी बड़े अच्छी बात कहते थे लालू की राजनीति के बारे में। वो कहते थे इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। ये हेयर स्टाइल इसने जानबूझ के बना रखी है। ये जब बाहर आता है तो ये कंघी आगे की तरफ मारता है और अपने बालों को ऐसे ऐसे करके आता है। ये गेटअप इसका, ये लालू प्रसाद यादव का मेकअप है, ये उसकी स्टाइलिंग है। तो लालू को पता था कि ये बिकेगा क्या बाजार में, और उन्होंने सक्सेसफुली बिहार के राजनीतिक बाजार में अपने आप को बेचा, अपनी छवि को बेचा भी, जो गंवाई सो कॉल्ड फर्जी छवि। सर राहुल गांधी का उद्देश्य बिहार से पूरा हो चुका है। अगला निशाना उनका उत्तर प्रदेश है। आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए आप या हम अपेक्षा करते रह जाएं, हम लोग कितने बड़े भी शुभचिंतक हो जाए महागठबंधन के कि अरे भाई कुछ तो कायदे से लड़ रो एनडीए से, तो क्या करेंगे सर? जब राहुल गांधी वहां से निकल चुके हैं, उन्होंने टिकट वहां का कटा लिया है वापसी का, उनका काम पूरा हो चुका है। ये अशोक गहलोत को क्यों भेजा गया है ये तो आपने बताया, लेकिन ये काम जो अशोक गहलोत ने किया है और 23 अक्टूबर तक इंतजार करने के बाद किया है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। और ये साहनी काम को राहुल, डिप्टी सीएम भी कर दिया। हाँ, ये राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते थे आकर के? ये अशोक गहलोत से क्यों कहलवाया? इनसे क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते थे ये काम? सर वो संकेत देना चाहते हैं कि मैं तेजस्वी में इंटरेस्टेड नहीं, मैंने एक अपने स्टाफ को भेज दिया है। सर ये बताइए, कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये संकेत इसी तरह तो दिए जाते हैं, किसी जूनियर मंत्री को या किसी जूनियर ऑफिसर को रिसीव करने के लिए भेज दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने ये संकेत दिया है अपने कांग्रेसियों को। अगर ऐसा नहीं होता तो एक तरफ
ये सो कॉल्ड दिखावे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर धरना, अनशन प्रदर्शन और कपड़ा फाड़ना चालू है सर। ये क्या है? 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट क्या होती है? आप मुझे बताइए। एक तो सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी का सिंबल लेके भाग गया और वहां पर साहनी का कैंडिडेट खड़ा है। वो सीट साहनी के हिस्से की है। अगला वापस नहीं कर रहा लालटेन, कह रहा है नहीं दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब अगर बताइए तेजस्वी की रैली अगर लग गई उस सीट पर, तो क्या आरजेडी के खिलाफ वो प्रचार करेंगे? मीडिया तो इसको ब्रेकिंग बना सकती है, तेजस्वी करेंगे आरजेडी के खिलाफ प्रचार, करना पड़ेगा सर। तो ये केवल और केवल कंफ्यूजन की, और जो कुछ तेजस्वी इसको संभाल सकते थे, मैं बता रहा हूं, चाहे वो मुकेश सहनी के साथ हो, चाहे लेफ्ट पार्टी के साथ हो, इवन ओवैसी के साथ, केवल और केवल इन सारी चीजों पर लेट कराया है, डिस्टर्ब कराया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आखिरी समय तक अड़ंगा लगाए रहा, और जब पूरी तरीके से ये बिखर गया है रायता, उसके बाद उन्होंने लास्ट में अपने एक कर्मचारी को भेज दिया। और अशोक गहलोत जैसे लोग, जो 10 जनपद के कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं है सर, उम्र भले अलग हो लेकिन ये देश अब 2014 से ये ऐसे लोगों को पहचान रहा है। तो राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया है कि इज नॉट इंटरेस्टेड इन तेजस्वी। और आप मुझे ये बताइए, तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कराने का क्या मतलब है भाई? क्या कांग्रेस वहां इस हैसियत में है कि वो चुनाव लड़ने के बाद अपना सीएम बना सकती है? तो अरे भाई, ये तो मानी हुई बात है कि तेजस्वी ही सीएम फेस हैं महागठबंधन के। तो ये तेजस्वी का अपना अहम है, और अब तेजस्वी उस रायते को बटोर रहे हैं, लेकिन इसमें असफल हैं। राहुल गांधी अपने मिशन में सक्सेसफुल हैं। तेजस्वी बुरी तरीके से यहाँ नौसिखिए नजर आए हैं, और संभवतः ये लालू के स्वास्थ्य की वजह से है कि लालू अब आए बाएं हैं, वो कुछ ज्यादा जान नहीं रहे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में अब मामला एक तरफा ही हो गया है पूरी तरीके से? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं मैं ये, तेजस्वी यादव पर भी आरोप है, वो भी एक्यूज हैं, वो भी दागी हैं। लालू यादव का पूरे कुनबे का ही एक आपराधिक इतिहास अब बन गया है। लालू यादव को तो सजाएं हो चुकी हैं, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर हैं। उनकी पत्नी यानी तेजस्वी की माताजी, इनकी बहनें, वो भी एक्यूज बन चुकी हैं। ये सारा एक आपराधिक रिकॉर्ड, और एक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं करेंगे तो वो फिर से वो सारा जंगल राज याद दिला देंगे। इसके अलावा वो ये भी बता देंगे कि लालटेन का युग तो भैया कभी का खत्म हो चुका। आजकल तो एलईडी बल्ब और पता नहीं बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो आपको आगे की तरफ देखना है या पीछे की तरफ देखना है। तो बहुत टफ इलेक्शन नहीं हो गया है इनके लिए, या इन्होंने बना नहीं लिया है? सर दूसरी तरह कहें तो इन्होंने उठा के ये पूरा इलेक्शन एनडीए के हाथ में दे दिया है और कह दिया भैया जीत जाओ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं आपने उसी को कंक्लूड किया अभी कि अब तो लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, राबड़ी देवी ओपन एंड शट केस में फंस चुकी हैं, मीसा फंस चुकी हैं, तेजस्वी कभी भी सजा सुनाई जा सकती है। साफ है। क्या शानदार खेल खेला है राहुल और सोनिया ने लालू प्रसाद यादव के साथ। और अगर आप मुझे ये बताइए, महागठबंधन की राजनीति अगर बिहार में खत्म होती है तो उनका वोटर, जो मुसलमान वोट बैंक है, वापस जाएगा कि नहीं जाएगा कांग्रेस के पास? उसके पास और कोई विकल्प है क्या? नहीं है। राहुल गांधी का मोटिव यही है कि उनको अपने पास ले आए। तो ये तो साफ तौर पर है सर कि निश्चित तौर पर वहां पर लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को, पॉलिटिकल लेगेसी को समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है, और जिसमें वो अब तक शानदार तरीके से सफल हो गए। दूसरी तरफ सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये चुनाव कहीं बिखरा, और आपने जंगल राज याद कराने की बात कही, प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक लाइन बहुत बार रिपीट करता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो प्रधानमंत्री तो इसके धनी हैं, गजब के धनी व्यक्ति हैं। और सर, जंगल राज याद कराने का काम खुद तेजस्वी की पार्टी ने किया है। शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा को टिकट देने के बाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद
जिन बच्चों को, जिन नई पीढ़ी को जंगल राज याद दिलाना पड़ता था, उनको तेजाब का राज वो याद आ चुका है सर, और बहुत अच्छे तरीके से याद आ चुका है। और जिस तरीके से अब जागरण हुआ है, क्योंकि एक पैटर्न आप देखिए, कई बार हम लोग बात करते हैं कि साहब बिहार जो है अपनी विधानसभा की राजनीति को लेके कंफ्यूज रहता है। वो कभी इसको बड़ा भाई बना लेता है आरजेडी को, कभी इनके साथ चला जाता है। लेकिन सर, वही बिहार का मतदाता अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भर भर के मोदी को वोट देता है। और इस 2024 के चुनाव में सर, जब उत्तर प्रदेश ने एक तरह से धोखा दिया, मैं धोखा ही कहूंगा उसको, बिहार ने नहीं, बिहार ने वो काम नहीं किया सर। तो इसका अर्थ यह है कि विकास की राजनीति, डिलीवरी की राजनीति, इस पर विश्वास है और नरेंद्र मोदी ब्रांड पर विश्वास है। और नीतीश कुमार इस समय चूंकि एनडीए के साथ हैं, ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आते हैं, मंचों पर उन्होंने संकेत दिया है, तो निश्चित तौर से जितनी भी योजनाएं अभी तक एनडीए ने घोषित किया है, तो बिहारी मतदाता को, बिहारी समाज को ये भरोसा है कि ये जो कह रहे हैं ये डिलीवर करेंगे, ये दे देंगे, क्योंकि ये दे रहे हैं। इसके खिलाफ अगर तेजस्वी जो अमाट बमाट जो आए बाएं शाएं तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दे देंगे, अभी उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को हम 30,000 रुपया दे देंगे, 2 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, तो उनको पता है कि आदमी तब इस तरह की बकवासें किया करता है जब वो जानता है कि हमारे आने की शून्य संभावनाएं हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी ने तो, उनकी पार्टी ने तो ये एक गारंटी कार्ड दिया था ना, जिसको लेके मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस के ऑफिसों में पहुंच गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। सवाल ये होता है सर कि किसकी कितनी ब्रांड इमेज है, और बिहारी मतदाता इसको लेके क्यों? क्योंकि बिहार ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है सर कि उसे भी विकास की राजनीति चाहिए। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूं, लेकिन जाति बंधन टूटेंगे और खुद आरजेडी के वोट बैंक में भी एक बड़ी सेंध लगेगी और वो सीधे सीधे एनडीए की तरफ जाएगी। एक फैक्टर और, प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए हैं, बहुत बुरी तरह एक्सपोज्ड आदमी हो गया वो, उसको समय रहते बिहारियों ने देख लिया है बड़े आराम से। तो वो जो एक बढ़ा चढ़ा के उनके पीआरशिप है, जानते ही हैं वो टेंट शामियाना पॉलिटिकली मैनेजर हैं, तो वो जो था कि नहीं 10% 12% से इनके वोट शेयर की शुरुआत होगी, सर एक भी सीट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं निकाल ले जाए तो ऐसा नहीं है। दूसरा, जो कुछ भी 1,500 2,000 वोट इनको प्रति कैंडिडेट मिलेंगे, वो इनके अपने कैंडिडेट्स के लेवल पर मिलेंगे। और वहां आप अमित शाह जी का मैनेजमेंट देखिए, भाजपा का मैनेजमेंट देखिए, कि अगर कोई उनका व्यक्ति रूठ के किसी दूसरे से सिंबल ले आया है, उस पर भी काम करके पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। तो सर, एक तरफ चुनावी कौशल, साथ में ब्रांड मोदी, विकास की राजनीति, डिलीवर की राजनीति, और दूसरी तरफ अनाप शनाप तरह के बयान, अनाप शनाप तरह की घोषणाएं, और इतने सारे छेद उस चलनी में। तो सर, एक तो हमको वो याद आ जाता है विज्ञापन, जब उसी दाम में वही सफेदी और चमकार यहां मिले तो कोई इसे क्यों न ले, उसे क्यों ले। तो वही स्थिति है सर। मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो महागठबंधन होने वाला है इस बार। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इस पे प्रशांत किशोर पे तो मैं आने ही वाला था, प्रोग्राम की क्लोजिंग मैं इसी से करना चाह रहा था। हुआ क्या है इस आदमी को, ये देखिए कि चाहे महिला संपादक इंटरव्यू लेने के लिए गई हैं या जानी मानी एंकर गई हैं, महिला संपादकों के साथ भी वो, मैं कहूंगा कि बदतमीजी करते हुए देखे गए हैं। और जिस तरह के तेवर इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में हमें देखने को मिले हैं, उससे पता लगता है कि इनका असली कैरेक्टर क्या है। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक दुकान को बंद करके या साइड में अपने लोगों को सौंप करके ये राजनीति की दूसरी दुकान खोलने के लिए चले थे, पर मुझे लगता है कि दोनों ही दुकानों में अब ताला लगने का समय आ गया है। बिल्कुल सर। और एक चीज बताएं सर, जब व्यक्ति छिछला होता है और उसमें गहराई नहीं होती, और वो किराए की घोड़ी अच्छा
सप्लाई करता है, वो टेंट शामियाना दूसरे लोगों के लिए, दूसरी शादियों के लिए महफिलें सजाता है। ऐसे लोगों की कोई जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों की शादी में उनकी महफिलें उतनी ही शानदार तरीके से सजती। नहीं होता है ऐसा सर। और यही हाल प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ठेके पे काम कर सकते हैं, वो ठेकेदार व्यक्ति हैं, वो एक इवेंट मैनेजर हैं, गहराई नहीं है। और यही वजह है कि कहां कहां उन्होंने नहीं झांका और किस किस चौखट पर वो नहीं बैठे, लेकिन कहीं नहीं। अंततः उन्होंने सोचा चलो अपनी दुकान खोल लें, लेकिन जब गहराई नहीं है तो फिर खुद की कलई इसी तरह खुल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, इस जैसे व्यक्ति का सही समय पर एक्सपोज हो जाना बिहार के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ये बिहार का केजरीवाल बनने के प्रयास में था। लेकिन एक चीज और है सर, केजरीवाल ने भारत को एक चीज दिया है सर, हमको एक चीज दे दिया है। अगले कम से कम 3-4 दशकों में नई राजनीति के नाम पर कोई नौटंकी अब जनता उतने आराम से ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि उसने केजरीवाल को देख लिया है। एक ऐसा कांड विश्वनाथ प्रताप सिंह करके चले गए थे, जब वो क्वाइल्ड वाली छोटी नोटबुक अपनी जेब में रखते थे, कहते थे सबका नाम इसमें है, सबका नाम इसमें है, जब वो जन मोर्चा चलाया करते थे। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल, और बिहार के प्रबुद्ध जनता को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने समय से पहचान लिया। और खुद इसमें प्रशांत किशोर का को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ के अपने आप को जाहिर कर दिया। और रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी, राघोपुर से भाग खड़े हुए। और अजीत अंजुम ने एक शो में ये कहा, उसका वायरल हो रहा है, वो पीस छोटा सा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस दिन ये राघोपुर गए तो करीब 130-40 गाड़ियों के काफिले के साथ गए। तो मैं भी इस जिज्ञासा में इसके पीछे पीछे हो लिया कि जरा देखूं वहां का नजारा क्या बनता है। और जब ये वहां पहुंचे और ये गाड़ी से उतरे, तो उन्हीं गाड़ियों में से 30-40 लोग इनके साथ चल रहे थे, और बहुत सारी गाड़ियों में से कोई उतरा ही नहीं, और लोकल कोई आया नहीं मिलने के लिए। यानी जो भी चल रहे थे इनके साथ, वो गाड़ियों से उतर करके जो ये लेकर के गए थे वही चल रहे थे, लोकल कोई इनके पास नहीं आया। तो इन्होंने देख लिया कि यहाँ तो ये दिन रात पसीना भी बहाएंगे, तो 1,500-2 हजार वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बेइज्जती इनकी होगी नहीं कि ये 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने का दावा करते हैं, कई राज्यों में सरकारें बनवाने का दावा करते हैं, और खुद की औकात क्या है ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाते, और उसी दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाती। खत्म तो आज भी है सर। अब ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी दूसरे व्यवसाय, अपने पुराने व्यवसाय में लौटा हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के ये किसी और दूसरे के लिए कैंपेन कर रहा होगा। इसने एक व्यापार का जुआ खेला था कि शायद कुछ पैसों से एक राजनीतिक कैरियर लॉन्च हो जाए, जो कि समय रहते ही समाप्त हो गया। और सबको गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, सम्राट चौधरी को गाली दो, नीतीश कुमार को कहो कि इनकी तो 25 सीट से ज्यादा आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब कैसी कैसी बातें इन्होंने कही हैं, और इन्होंने किसी को नहीं तो करता था सर, केजरीवाल यही तो करता था। केजरीवाल सबकी डिग्री पूछता था, केजरीवाल सब पर आरोप लगाता था, थूकने और भागने की राजनीति करता था। तो ये सबकी डिग्रियां पूछ रहे थे, सबको 9 फेल बताते थे। तेजस्वी को, सम्राट चौधरी को बताया 10वीं पास नहीं, और जब खुद एक महिला पत्रकार ने पूछ लिया कि भैया तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तो अपने कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए। तो ये छिछलापन है सर। भाग खड़े हुए, सवालों का जवाब सर, नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सस्ते केजरीवाल निकले सर, प्रशांत किशोर सस्ता केजरीवाल वर्जन। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी है, चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसे फॉरवर्ड करें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, और मुझे उसका परिचय भी देने की जरूरत नहीं है, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। जय जय सिया। जय जय श्री राम।